गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। हमने कल साइंस के अंदर पढ़े थे उत्प्रेरक, वर्धक और उत्प्रेरक विष के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? उत्प्रेरक, वर्धक और उत्प्रेरक विष के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने पढ़ा था क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार पढ़े थे। कौन सा चले थे? पार्ट नंबर 6 के अंदर हम। तो आगे हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, जो उत्प्रेरक, वर्धक और उत्प्रेरक विष पढ़े उन दोनों के अंदर डिफरेंस देखते हैं। आज हमने जो कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं और एक प्रश्न भी बनता है कि उत्प्रेरक, वर्धक और उत्प्रेरक विष में क्या अंतर है। साथ ही साथ एक हमें देखना है समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण में क्या अंतर है, ये दो। और फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक की गुण या उसकी विशेषता क्या है, वो हम पढ़ेंगे और फिर ये पार्ट फिनिश हो जाएगा। फिर हम इसके देखेंगे क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर पहले पूछे हुए हैं क्वेश्चन ये। तो चलो, यूनिट कौन सी थी? पार्ट हमारा था 6। उस पार्ट 6 के अंदर हमने पढ़ा था समांगी उत्प्रेरण। सबसे पहले मैं समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण के अंतर देखता हूं और फिर उसके बाद मैं आपको उत्प्रेरक, वर्धक और उत्प्रेरक विष के अंतर बताऊंगा, फिर उत्प्रेरक के गुण। तो देखो, एक तो हमारे पास समांगी उत्प्रेरण, ये कभी कभी पूछते हैं हमें कि निम्न में डिफरेंस बताओ। तो समांगी उत्प्रेरण क्या है? समांगी उत्प्रेरण। और एक होता है विषमांगी उत्प्रेरण। क्या है? समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक अलग होता है और समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण अलग होता है। समांगी उत्प्रेरण का मतलब होता है जिसमें वह क्रिया जिसमें उत्प्रेरक, अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था कैसी हो? समान। उसको हम क्या कहते हैं? उस उत्प्रेरक को तो हम कहते हैं समांगी उत्प्रेरक, लेकिन उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? समांगी उत्प्रेरक। तो वह क्रिया जिसमें उत्प्रेरक, अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था कैसी हो? भौतिक अवस्था समान हो। भौतिक अवस्था कैसी हो? भौतिक अवस्था समान हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। क्या कहेंगे? समान हो, तो उसको हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। यानी वह क्रिया जिसमें उत्प्रेरक, अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था समान हो, समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। इस वाले में विषमांगी उत्प्रेरण में क्या कहलाएंगे? इसकी जो पहला जो अंतर इसमें क्या है? वह क्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था असमान हो। कैसी हो? असमान हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? विषमांगी उत्प्रेरण। यानी उस उत्प्रेरक को हम विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं, लेकिन उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण। तो क्या है समांगी उत्प्रेरण का मतलब? वह क्रिया जिसमें उत्प्रेरक, अभिकारक तथा उत्पाद इन तीनों की भौतिक अवस्था समान हो, तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं उस क्रिया को। और वह क्रिया जिसमें अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था असमान हो, उसे हम कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो ये इसके दोनों में डिफरेंस हो गया। अब दूसरा इसका एक हम क्या लिख लेते हैं? इसका एक रिएक्शन लिख लेते, अभिक्रिया लिख देते हैं कि भाई इसकी अभिक्रिया कौन सी है। इस पे अभिक्रिया देख लेते हैं हम, ये अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन, इसकी अभिक्रिया कौन सी होगी? तो मैंने आपको बताया था SO2 किस रूप में है? गैस रूप में। प्लस O2 किस रूप में? गैस रूप में। अब इसके साथ हमने जो उत्प्रेरक लिया NO, वो भी किस रूप में? गैस रूप में। और बनने वाला जो प्रोडक्ट जो SO3 था वो भी किस रूप में? गैस रूप में। इसकी कितनी मात्रा बनेगी? 2। और SO2 हम कितने लेंगे? 2। तो ये किसका था? समांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल था कि SO2 की क्रिया जब O2 से कराते, ये भी गैस रूप में, ये भी गैस रूप में, उत्प्रेरक लिया वो भी गैस रूप में और बनने वाला प्रोडक्ट भी गैस रूप में। तो ये किसकी रिएक्शन है? समांगी उत्प्रेरण की रिएक्शन है। तो ये इतना हुआ। इधर हम देखते हैं तो क्या देखेंगे? देखो बताओ, वनस्पति, इसकी अभिक्रिया देखें। इसकी अभिक्रिया अगर हम लिखते हैं अभिक्रिया, तो कौन सी अभिक्रिया होगी बताओ? इसकी अभिक्रिया लिखेंगे तो वनस्पति तेल कैसी अवस्था में होता है? लिक्विड।
प्लस इसके क्या कराते हैं, हाइड्रोजन। ये किस रूप में होता है, हाइड्रोजन गैस का इतना हाइड्रोजनीकरण कराते हैं। उत्प्रेरक कौन सा लेते हैं, उत्प्रेरक मैंने बताया था निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किस रूप में होता है, सॉलिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाते समय कौन सा उत्प्रेरक लेते हैं, तो निकल उत्प्रेरक लेते हैं सॉलिड रूप में। और बनने वाला पदार्थ क्या होता है, वनस्पति घी। क्या होता है, वनस्पति किस रूप में होता है, सॉलिड रूप में। तो ये हो गया इसकी रिएक्शन, ये हो गई इसकी रिएक्शन। आई बात समझ में। तो समांगी उत्प्रेरण का मतलब क्या है, वह क्रिया जिसमें उत्प्रेरक अभिकारकता उत्पाद की भौतिक अवस्था कैसी हो, समान, उस क्रिया को हम कहते हैं समांगी उत्प्रेरण। तो विषमांगी उत्प्रेरण का मतलब जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान नहीं हो, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ये होगी इसकी रिएक्शन, इसकी भौतिक अवस्था गैस 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 गैस। तो इसका मतलब समांगी उत्प्रेरण, ये क्रिया क्या कहलाएगी, समांगी। और इस उत्प्रेरक को हम कहते हैं समांगी उत्प्रेरक, इस उत्प्रेरक को हम कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरक, क्योंकि इसमें देखो अभिकारक जो है वो लिक्विड और गैस स्टेज में है, और निकिल जो है यानी जो उत्प्रेरक है वो किसके, सॉलिड अवस्था में। इसका अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था असमान है यहाँ पर, इस कारण से इसको हम क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण। तो ये इन दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। चलो अब हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष में डिफरेंस। अब हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक वर्धक, जो हमने कल पढ़ा है, और इसके बारे में, उसके बारे में डिफरेंस हम पढ़ते हैं। देखो ध्यान समझना, इधर उत्प्रेरक वर्धक और विष क्या, कल हमने पढ़ा है, नाम से ही पता चल गया था, बिल्कुल सिंपल है, दोनों की रिएक्शन भी सेम थी। तो देखो अब हम किसमें अंतर पढ़ते हैं, उत्प्रेरक वर्धक, और दूसरा क्या पढ़ते हैं, उत्प्रेरक विष। इन दोनों में अंतर पड़ते हैं। उत्प्रेरक वर्धक के बारे में हमने क्या देखा था कि वे पदार्थ जो उत्प्रेरक के साथ भाग लेते हैं और उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। वर्धक का मतलब बढ़ाना, और वे पदार्थ जो उत्प्रेरक के साथ भाग लेके उसकी क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, कम। तो पहला अंतर क्या हुआ, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, कम करते हैं। विष का काम करते हैं, कम करने का काम करते हैं, और ये क्रियाशीलता को बढ़ाना पड़ता है। बताओ ये क्या लिखेंगे, ये स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं। दूसरा गुण इनका क्या है, ये क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, ये खुद उत्प्रेरक नहीं होते। ये भी उत्प्रेरक, ये पदार्थ खुद उत्प्रेरक नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं, ये उत्प्रेरक के साथ मिलकर उसकी क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन खुद ये उत्प्रेरक नहीं है। तो क्या लिखेंगे, स्वयं उत्प्रेरक नहीं, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, नहीं होते। इसमें भी सेम वो का वो, ये स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, या स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते। और ये भी स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, सिर्फ उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं। आई बात समझ। तो दूसरा गुण क्या हो गया, स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं। ये सिर्फ पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को ये बढ़ाएंगे, ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाएंगे। अब मैं इसका एग्जाम्पल देखूं तो तीसरा इसका गुण क्या लिखे, इसका प्रकार क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे N2 और H2 हमने देखा था, N2 और H2 से यहाँ मैं Fe लेता हूँ फेरस, और इसके साथ अगर MO ले लेता हूँ मोलिब्डेनम, तो क्या बनेगा, NH3 अमोनिया गैस बनती है। इसके हम 2 पार्टिकल लेते हैं, और यहाँ हाइड्रोजन कितने ले लेते हैं, हाइड्रोजन हम यहाँ ले लेते हैं 3। तो बताओ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। बताओ क्या हुआ यहाँ पर, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब रिएक्शन हम करवाते हैं तो फेरस लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं, मोलिब्डेनम। ये मोलिब्डेनम क्या है, उत्प्रेरक वर्धक है। ये पदार्थ है जो इस उत्प्रेरक के साथ मिला है, और इसकी अभिक्रिया को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कि ये रिएक्शन NH2 और H2 से, N2 और H2 से जो NH3 यानी अमोनिया जो बन रहा है, उसकी दर जो है इस MO के आने से, इस MO मोलिब्डेनम के इस फेरस के साथ मिलने से क्या हो गया, रिएक्शन फास्ट हो गई। तो आई बात समझ में, यानी MO मिलाने पर यह अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। इधर देखो, इधर भी ऐसा का ऐसा है, लेकिन पदार्थ चेंज हो जाएगा।
3H2 और इसमें जैसे ही Fe के साथ क्या मिलाया CO मिलाने पे इसकी अभिक्रिया क्या हो गई, ये अभिक्रिया धीमे पड़ गई, यानी NH3 बनने की दर क्या हो जाएगी, धीमे। तो यहाँ MO यानी मैक्सिमम बढ़ा दो, C का मतलब कमी, नाम से पता चल रहा है, बाकी तो सेम है ना, M है और यहाँ C है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, जब इसके साथ मिलाते हैं तो ये दर क्या हो जाती है, कम। किसकी दर, अमोनिया बनने की दर इसमें कम हो जाती है और यहाँ अमोनिया बनने की दर क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। तो ये उत्प्रेरक वर्धक है और ये उत्प्रेरक विष। तो क्या है, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं और वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम करते हैं। ये स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं, ये भी स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं। एग्जाम्पल इसमें देखा तो Fe के साथ MO मिलाने पर NH3 बनने की दर तेज हो गई और यहाँ NH3 बनने की दर क्या हो गई, कम हो गई। तो ये उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष में क्या है, डिफरेंस, अंतर है। कभी पूछे तो इस तरीके से आपको लिखने हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी हमें अंतर पूछते हैं साइंस के अंदर तो उसको दो पार्ट में बांट के हमें अंतर लिखने होते हैं। उससे क्या होते हैं कि हमारे जो नंबर अंक होते हैं वो अच्छी तरीके से हमें मिलते हैं, इफेक्टिव होता है। एग्जामिनर को कॉपी चेक करने पर वो क्या बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं सवाल। तो हमेशा अंतर, हमेशा डिफरेंस साइंस के अंदर हमें इस तरीके से हमें करना है। अब हम लास्ट इसका पढ़ते हैं, उत्प्रेरक के गुण, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का। क्या है, उत्प्रेरक के गुण, उत्प्रेरक के गुण। चलो आज हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक के गुण, ये लास्ट टॉपिक है। फिर हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। उत्प्रेरक के गुण बताओ, पहला क्या है उत्प्रेरक का गुण, बताओ। उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, समझ गए, अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, लेकिन खुद क्या रहते हैं, अपवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब खुद के अंदर कोई चेंज नहीं होता, खुद के अंदर कोई ये चेंज नहीं लाते। ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। आई बात समझ में? तो क्या लिखेंगे, पहला गुण क्या है इसका, अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उसके वेग को भाग लेते हैं, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। पहला गुण तो ये हो गया, अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। तो पहला गुण क्या हो गया इसका, कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, खुद के अंदर कोई चेंज नहीं करते हैं। दूसरा गुण क्या है, ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। आई बात समझ में, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, उसको प्रारंभ नहीं करते, वेग को परिवर्तित करते हैं, अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते। आई बात समझ में? तो दूसरा गुण क्या हो गया, ये अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करेंगे, यानी उसकी दर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करते कि भाई अभिक्रिया शुरू करानी है तो इसके लिए उत्प्रेरक मिलाना पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, ये अभिक्रिया के वेग को क्या करेंगे, वेग को परिवर्तित करेंगे, उसके वेग को चेंज करेंगे, या बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन अभिक्रिया को ये प्रारंभ नहीं करते कि अभिक्रिया शुरू करनी है, वो नहीं। आई बात समझ में? तो ये अभिक्रिया को शुरू नहीं करते हैं, ये बीच में आएंगे, जैसे ही मिलाओगे तो अभिक्रिया तो जाएगी। जो उत्प्रेरक का इफेक्ट होता है, जो अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं सभी अभिक्रियाओं के लिए, तो उसका इफेक्ट क्या है, वो अभिक्रिया को कम कर रहा है कि अभिक्रिया को बढ़ा रहा है। तो ये डायरेक्टली जो रिएक्शन हो रही है उसके अंदर मिलाए जाते हैं। यही बात समझ में? तो अभिक्रिया के प्रारंभ में नहीं, ये बाद में भी हम मिला सकते हैं और वो अभिक्रिया की दर को तेज करते हैं। यही बात समझ? तो अभिक्रिया को प्रारंभ ये नहीं करते हैं, इसके वेग को परिवर्तित करते हैं। तीसरा गुण इसका हम क्या देखेंगे, अब इसकी मात्रा जो होती है वो बहुत कम होती है। उत्प्रेरक की मात्रा कैसी होती है, बिल्कुल कम। जैसे आटे के अंदर हम नमक कैसे मिलाते हैं, सेम वैसे के वैसे इसकी थोड़ी सी मात्रा अभिक्रिया के लिए बहुत जरूरी होती है। तो क्या लिखेंगे, सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित। ये कैसा होता है, अभिक्रिया में, अभिक्रिया में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है।
यानी इसकी सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ी सी मात्रा ही अभिक्रिया को वेग को बढ़ाने के लिए या उसको परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। मतलब थोड़ी सी मात्रा भी अगर इसको सूक्ष्म मात्रा में हम मिलाते हैं तो भी अभिक्रिया के वेग को ये परिवर्तित करते हैं। चौथा गुण क्या लिखेंगे? प्रत्येक अभिक्रिया के लिए, अब उत्प्रेरक यूं नहीं कि एक ही उत्प्रेरक सब अभिक्रियाओं में भाग ले ले, नहीं, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक होंगे, हमने पढ़ा है। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अलग अलग उत्प्रेरक को हमने पढ़ा है, ध्यान रखना। तो क्या लिखेंगे? प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, एक विशिष्ट या अलग अलग, एक विशिष्ट या अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं। समझ गए? यानी प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट या अलग अलग उत्प्रेरक होंगे, प्रत्येक अभिक्रिया के लिए एक अलग उत्प्रेरक होगा। आई बात समझ में? तो क्या है? पहला, अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहेंगे, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं लेकिन अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते कि शुरू करानी है और उत्प्रेरक चाहिए, वो नहीं, बीच में लाके डाला तो अभिक्रिया या तो फास्ट हो जाएगी या धीरे हो जाएगी। अभिक्रिया में सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ये हो तो भी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देंगे और प्रत्येक अभिक्रिया के लिए विशिष्ट उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। पांचवा गुण जो इसका है, ताप से, ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अभिक्रिया के, ताप का इस पर कोई, ताप का कोई प्रभाव नहीं, ताप का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, लेकिन एक निश्चित ताप पर अधिक क्रियाशील होते हैं। ये निश्चित ताप पर क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। निश्चित ताप पर ये क्या हो जाते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। इस पर अभिक्रिया के ताप का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अभिक्रिया के ताप का इन पर क्या होता है? कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये क्या करते हैं? एक निश्चित ताप, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो निश्चित ताप पे और अधिक क्रियाशील हो जाते हैं और अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो ताप का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक निश्चित ताप पर ये क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। निश्चित ताप पर ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होंगे और अभिक्रिया के वेग को क्या करेंगे? परिवर्तित करेंगे। और लास्ट जो इसका है वो क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया को, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र व पक्ष दोनों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। क्या है? अगला गुण क्या है? उत्क्रमणीय जो अभिक्रिया हमने देखी थी, कौन सी? ये वाली, कि ए से ए प्लस बी से क्या बनना? सी और डी, सी प्लस डी बनना, और सी प्लस डी से वापस क्या बनना? ए प्लस बी। तो ये जो है, ये तो अभिक्रिया थी अग्र और ये अभिक्रिया थी पक्ष। इसका मतलब क्या होता है कि ये अग्र और पक्ष, ए प्लस बी से सी प्लस डी बनना, इसको भी ये प्रभावित करता है और सी प्लस डी से ए प्लस बी जो होता है उसको भी प्रभावित करता है। और दोनों को किस रूप से? समान रूप से प्रभावित करता है। आई बात समझ में? तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र व पक्ष दोनों को समान रूप से ये प्रभावित करेगा। मतलब अभिकारक से उत्पाद बना उसको भी ये प्रभावित करेगा और उत्पाद से अभिकारक बना उसको भी ये प्रभावित, उत्प्रेरक इसमें भाग लेता है। तो आई बात समझ में? तो ये उत्प्रेरक के गुण हो गए। तो ध्यान रखना, उत्प्रेरक को हमने क्रियाशीलता के आधार पे, क्रिया के आधार पे बांटा, अवस्था के आधार पे बांटा, उसके पदार्थ भी देखे जो उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं और इसके गुण भी देखे। तो पहला गुण हमने क्या कहा कि अभिक्रिया में ये भाग लेते हैं और खुद अपरिवर्तित रहते, भाग लेंगे लेकिन खुद अपरिवर्तित रहेंगे। फिर दूसरा, इसके वेग को ये परिवर्तित करते लेकिन अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते। यूं नहीं कि अभिक्रिया शुरू करानी है और इनकी आवश्यकता नहीं, ये बीच में कहीं पर भी मिलाओ, ये अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देंगे। अभिक्रिया में इनकी मात्रा कैसी होनी चाहिए? सूक्ष्म, बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता हो तो भी अभिक्रिया को, ये वेग को क्या करेंगे? इफेक्ट कर देंगे। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए क्या होता है? एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, एक अलग अलग उत्प्रेरक होते हैं, सभी के लिए अलग अलग होते हैं और ताप का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। अभिक्रिया में जो हम टेम्परेचर देते हैं इसका इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक निश्चित ताप पर ये क्या करते हैं? अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। और लास्ट वाला क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया को ये अग्र और पक्ष दोनों को समान रूप से ये प्रभावित करते हैं। तो ये था पार्ट 6 जिसके अंदर हमने सारे
डिस्कस कर लिए। रासायनिक समीकरण लेके फिर हमने ऑक्सीकरण अपचयन लिया, संयोजन, अपघटन, प्रतिस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने ऑक्सीकरण अपचयन देखे, फिर हमने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा, उत्प्रेरक के सारे डिटेल किए, समझ गए। अब आगे वाले वीडियो के अंदर हम क्या लेंगे, इसके क्वेश्चंस लेंगे, बोर्ड के क्वेश्चंस के किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इस पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ें। आपका ध्यान रखना, मैंने कहा है कि साइंस का जो टेस्ट होगा वो कब होगा, गुरुवार, कल ही है गुरुवार। तो कल आपका वीडियो नहीं आएगा, कल नहीं आएगा वीडियो, कल आपके 8 से लगा के 9 बजे के बीच में साइंस का क्या होगा, शाम को टेस्ट होगा। तो इसके लिए आप प्रिपेयर है, आज ही 5वें पार्ट का एक टेस्ट होगा, किसका, यूनिट 5 का जो हमने पढ़े हैं लेसन, उसका टेस्ट होगा। तो अच्छी तरीके से आप उसको पढ़ें, समझें, ठीक है ना, अच्छी तरीके से उसको पढ़े और समझे। फिर दूसरी बात, 8 से 9 बजे के बीच में कल कोई वीडियो नहीं आएगा, शुक्रवार को फिर नेक्स्ट वीडियो आपको शुक्रवार को अपलोड होगा, समझ गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्या लेंगे कि बोर्ड के क्वेश्चंस लेंगे कि भाई किस तरीके के इसके क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।